एयर इंडिया अब टाटा की कंपनी होने वाली है। जब रतन टाटा सर ने पहली बार ये पोस्ट शेयर किया तब हम बहुत ज्यादा खुश हुए। कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि पहले एयर इंडिया टाटा एयरलाइंस हुआ करती थी, जिसे जेआरडी टाटा ने बड़े प्यार से, बड़े लगाव से शुरू किया था, लेकिन फिर उसे टाटा से छीन लिया गया। ये है एयर इंडिया की राइज, फॉल और फिर से राइज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कहानी की शुरुआत होती है 1932 में, जब एक यंग और डायनामिक जेआरडी टाटा ने एक सपना देखा, भारत को आसमान तक पहुंचाने का सपना। जेआरडी खुद एक एविएटर थे। इस एयरलाइन की पहली कमर्शियल फ्लाइट कराची से मुंबई तक लेके आने वाले और कोई नहीं, जेआरडी टाटा ही थे। यस, उन्होंने खुद ये फ्लाइट चलाई थी। भारत आजादी से पहले ही एक ऐसा देश बन चुका था जो खुद की एयरलाइन ऑपरेट कर सकता। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम चेंज करके एयर इंडिया हो गया और फिर 2 सालों के बाद एयर इंडिया इंटरनेशनल भी शुरू हुआ। Did you know airlines like Thai Airways and Singapore Airlines were started keeping in mind Air India? आज हम इन एयरलाइंस को दुनिया के सबसे बेस्ट एयरलाइंस में मानते हैं और ये जब शुरू हुए थे तब इनके सामने एयर इंडिया ये एक आइडियल था। That was the level of Air India when the Tatas were in control. शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब भारत पहली बार दूसरे देश फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करने जा रहा था तब विजय लक्ष्मी पंडित किसी फॉरेन एयरलाइन से नहीं, हमारे खुद के एयर इंडिया से वहाँ तक पहुंची थी। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत तो जेआरडी ने ही कर दी थी। सब अच्छा खासा चल रहा था, तभी सरकार ने एविएशन इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। जो भी होगा सरकार के हिसाब से होगा, नहीं तो नहीं होगा। रातों रात प्राइवेट एयरलाइन ऑपरेट करना इलीगल हो गया। टाटास के साथ ऐसे 8 और एयरलाइंस थी जिनके पास कोई चारा ही नहीं था। उन्हें सरकार को अपनी एयरलाइन का कंट्रोल देना ही पड़ा। तब जेआरडी ने सरकार को वार्न करने की बहुत ज्यादा कोशिश की। एयरलाइन बिजनेस चलाना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चलाने जैसा नहीं, ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। रोड्स और रेलवे तक तो ठीक है, लेकिन एयरलाइंस में इनसे 35 गुना ज्यादा कैपिटल लगती है। थोड़ा भी प्रॉफिट देखने के लिए 2500 आवर्स के लिए उड़ना पड़ता है और उस टाइम कैपेसिटी थी सिर्फ 500 आवर्स की। लास्ट मोमेंट तक उन्होंने ये कन्विंस करने की कोशिश की कि अगर ये एयरलाइन सरकार के हाथों आ गई तो पॉलिटिक्स, करप्शन, ब्यूरोक्रेसी के चलते हुए ये कंपनी डूब जाएगी। लेकिन सरकार ने सोशलिज्म के नाम पर यह बात नहीं मानी और बड़े प्यार से बनाई गई हुई ये कंपनी जेआरडी से छीन ली गई। ये एयरलाइन जेआरडी टाटा की ब्रेन चाइल्ड थी, उनकी सबसे फेवरेट इंडस्ट्री थी। वो इसे भारतीय एफिशिएंसी की मिसाल बनाना चाहते थे, लेकिन ये सपना अधूरा ही रह गया। आने वाले सालों में जिस बात का डर था वही हुआ। मिनिस्टर्स फॉरेन विजिट्स के नाम पर अपनी फैमिली को इंटरनेशनली घुमाने लगे, जिसके पैसे एयर इंडिया ने दिए। और सिर्फ मिनिस्टर्स नहीं, उनके सेक्रेटरीज और स्टाफ भी ऐसे ही घूमने लगे, क्योंकि बिल्स तो एयर इंडिया दे रहा था। बात है 2004 की। आप जिस एयर इंडिया को आज जानते हैं वो पहले 2 एयरलाइंस हुआ करती थी। इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिकली ऑपरेट करती थी और एयर इंडिया इंटरनेशनली, और इन दोनों में से इंडियन एयरलाइंस प्रॉफिटेबल थी। तब एक काफी स्मार्ट और होनहार इंसान हमारे एविएशन मिनिस्टर बने और उन्होंने अपना एक पर्सनल मिशन बनाया एयर इंडिया को डिस्ट्रॉय करने का। समझ रहे हो? उन्होंने एक लंबी चौड़ी शॉपिंग लिस्ट तैयार की जिसमें 111 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का प्लान था, जिसका टोटल कॉस्ट था सिर्फ 50,000 करोड़। That's it। और उस टाइम एयर इंडिया सिर्फ एक 7,000 करोड़ की एंटिटी थी, तो बड़े बड़े लोन्स लिए गए जिसका पैसा आने वाले टाइम में कौन देगा? हम टैक्स पेयर्स ऑफ कोर्स। लेकिन ये पैसे रिकवर कैसे होंगे, इन प्लेन्स का यूज क्या होगा, इसके बारे में कोई प्लान नहीं था। और फिर ये लॉसेस छुपाने के लिए एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस मर्ज कर दी गई और चीजें बद से बदतर हो गई। 2007 में हुए इस मर्जर के बाद आज तक एक भी साल एयर इंडिया प्रॉफिट में नहीं आई। सीएजी के रिपोर्ट में बाद में ये एक्सपोज किया गया कि बोइंग के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो काफी वन साइडेड था, जिसमें प्लेन्स के प्राइसेस के बारे में कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ था। प्लस डिलीवरी लेट होने पर बोइंग कैसे कॉम्पनसेट करेगा इसके बारे में कोई क्लॉज नहीं था। कौन था ये मिनिस्टर? इस मिनिस्टर का नाम हम नहीं लेंगे, सिर्फ एक मीम के जरिए हमारे फीलिंग्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन क्यों हम उनका नाम नहीं ले रहे? क्योंकि एयर इंडिया के एक ऑफिसर ने इस मिनिस्टर की करतूतें एक्सपोज करने के लिए एक बुक लिखी थी। इस बुक में डिटेल में एयर इंडिया में क्या क्या स्कैम्स हुए ये एक्सपोज किया था। लेकिन ये मिनिस्टर इतना पावरफुल है और इसके ऊपर इतने पावरफुल लोगों का हाथ है कि रातों रात पब्लिशर ने बुक की सारी कॉपीज डिस्ट्रॉय कर दी और उस मिनिस्टर से माफी भी मांगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई टेल यू। इस ऑथर के अगेंस्ट आज भी क्रिमिनल डेफेमेशन की केसेस चालू हैं। सोचिए इस बुक में कैसे कैसे राज होंगे। एक टाइम पर ये महाराजा, जो दुनिया का सबसे एफिशिएंट एयरलाइन माना जाता था, आज 60,000 करोड़ के कर्जे में है। अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो हमें हमारे ही टैक्सेस से इस लोन को पे करना पड़ेगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस देश के एक विजनरी से एयर इंडिया छीन ली गई थी, उसी के आने वाली पीढ़ी के एक और विजनरी ने एयर इंडिया वापस जीत ली। I feel so happy to tell you that Tata Sons have won the bid for Air India. ये समझना इम्पोर्टेंट है कि जो कंपनी पहले ही इतने कर्जे में है, जब वो खरीदी जाती है तब उसके साथ साथ उसके कर्जे का बोझ भी उठाया जाता है।
Tata is not just buying the airline, but it's taking the responsibility of paying off part of this debt from the government and also from taxpayers like you and me. और ये खबर नवरात्रि के दिनों में आना हम एक साइन समझते हैं कि एयर इंडिया की लंबी रात अब खत्म होने वाली। उस पर करप्शन के रूप में मंडराने वाला महिषासुर का साया अब ढलने वाला। एयर इंडिया का महाराजा अब फिर से शान से हमें वेलकम करने वाला है। This is the homecoming of a महाराजा। अगर आपको ये इंस्पिरेशनल कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे लग रहा है कि 67 साल के वनवास के बाद फाइनली जो जिसे डिजर्व करता है उसे वो कंपनी चलाने का मौका मिला। करप्शन से भरे इस क्रूअल दुनिया में भी जस्टिस एग्जिस्ट करता है, इस पर विश्वास हो। जो भारत को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने के लायक है उसे उड़ने का मौका मिल रहा है, और यही अमेजिंग कहानी आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।